हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष भार्गव। कक्षा 11वीं फिजिक्स के आज के वीडियो में हम आज बात करेंगे बल आघूर्ण टॉर्क की। जिस प्रकार जब हमने देखा है कि जब रेखीय गति होती है, एक सरल रेखा में गति होती है, तो वहाँ पर जब वस्तु में हम तुरंत एक बल लगाते हैं तो उसमें रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है। इस प्रकार जब कोई वस्तु या पिंड घूर्णी गति करती है तो यदि हम उसमें कोणीय त्वरण उत्पन्न करना है तो वहाँ पर हमें बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। अर्थात रेखीय त्वरण में बल लगाते हैं और घूर्णी गति में हम बल आघूर्ण लगा के हम कोणीय त्वरण उत्पन्न करते हैं। अब हम यदि बात करें कि यदि कोई वस्तु है जो अपने अक्ष के परितः घूमने में सक्षम हो, अर्थात अपने अक्ष के परितः घूम सकती हो और उस पर हम पर्याप्त बल लगाएं और वह घूमने लगता है, तो हमने ये देखा हुआ है कि यदि हम उस वस्तु के घूमने वाले अक्ष के पास यदि हम बल लगाते हैं तो उसका प्रभाव कम पड़ता है, और यदि हम अक्ष से दूरी पर बल लगाएं तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। जैसे हम देखते हैं यदि किवाड़ को हमें खोलना है या बंद करना है, तब यदि हम उसके कब्जा जहाँ से किवाड़ चौखट में अटैच रहता है, जुड़ा रहता है, तो वहाँ पर यदि हम बल लगाएं तो हमें दरवाजे को खोलने या बंद करने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। परंतु यदि हम किवाड़ के किनारे पर दूसरी तरफ बल लगाएं तो आसानी से हम बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने का जो प्रभाव होता है उसे ही हम बल आघूर्ण कहते हैं। इसका मान निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो बल का परिमाण कितना है, कितना अधिक बल लगाया हुआ है, और दूसरा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अर्थात जो घूर्णन अक्ष है जिसके परितः कोई वस्तु घूम रही है और उससे जो बल जहाँ लगा रहे हैं उस बिंदु की लंबवत दूरी कितनी है, इस पर डिपेंड करता है। तो हम ये परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं कि किसी भी घूर्णन अक्ष के परितः जो बल आघूर्ण होगा वो बल आघूर्ण किसके बराबर होता है, बल के परिमाण और उस अक्ष या बिंदु से बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के मल्टीप्लाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो फॉर्मूला लिखें हम, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। इसे हम मोमेंट आर्म भी कहते हैं, लंबवत दूरी को आघूर्ण भुजा या लीवर आर्म भी कहते हैं, उत्तोलक भुजा। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणा आघूर्ण भुजा लिख सकते हैं। तो यदि हम किसी वस्तु पर F बल आरोपित करें और इस बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी d हो तो बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है F इंटू डी। ये एक सदिश राशि है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है तथा इसका विमीय सूत्र कार्य के विमीय सूत्र के बराबर होता है ml की पावर 2 t की पावर माइनस 2। हम इसका वेक्टर फॉर्म में देख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क। आप पहले चित्र देख लें, ये आप चित्र समझ लें। ये y डैश एक अक्ष है, इस अक्ष पर कोई भी जो ये वस्तु है, पिंड है, ये घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र है। इसके बिंदु अक्ष पर स्थित बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर बल F लग रहा है। इस बल F की जो क्रिया रेखा है इसकी घूर्णन से लंबवत दूरी ON बराबर D है तथा OPN बराबर एंगल फाई बन रहा है। तो अब हम देखें क्या लिखना है हमें लिखना है कि एक बल माना कोई वस्तु है या पिंड है, घूर्णन अक्ष y डैश के परितः घूर्णी गति कर रहा है। घूर्णन अक्ष जो है पिंड के बिंदु O से गुजरती है और बिंदु P पर एक बल F लगाते हैं। बिंदु O और P कागज के तल में है जबकि घूर्णन अक्ष कागज के तल के लंबवत है। O के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर R है और O से बल F की क्रिया रेखा पर हम एक लंब ON खींचते हैं। तब
अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ON होगी, इसको हम D मान लेते हैं। तो बलाघूर्ण का जो परिमाण होगा टाउ बराबर F इंटू ON, तो हम जानते हैं बल और आघूर्ण भुजा या घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। यदि R और F के बीच कोण फाई हो तो एंगल OPN बराबर फाई हो जाएगा। तो हम समकोण त्रिभुज ONP में लेंगे साइन फाई इज इक्वल टू ON अपॉन OP। चूंकि हमें ON की वैल्यू निकालनी है तो ON इक्वल टू हो जाएगा OP साइन फाई और OP इज इक्वल टू, चूंकि R है तो R साइन फाई। ये मान इसमें रखेंगे तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा F इंटू R साइन फाई। टाउ बराबर R क्रॉस F साइन फाई। इसको हम जब सदिश रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है, तो हम लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। यही सदिश रूप में बलाघूर्ण का व्यंजक है। अर्थात हम कह सकते हैं जो बलाघूर्ण है वो वेक्टर R और F के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसकी दिशा R और F के सम्मिलित तल के लंबवत होती है। अब हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वेक्टर R बराबर दिया है I माइनस जे प्लस के मीटर और बल F बराबर दिया है 5I प्लस 3J माइनस 5K न्यूटन। हमें मूल बिंदु के पड़ता बलाघूर्ण गणना करना है। इस प्रकार का सवाल एग्जाम में पूछा भी जाता है। संख्या बदल सकती है, करने का तरीका लगभग वही रहेगा। तो हमें चूंकि टाउ बराबर R क्रॉस F हमें ज्ञात है, हमें क्रॉस गुणनफल निकालना है, तो इसको हम पहले नंबर सारणिक के रूप में लिखेंगे I J K, ये एकांक सदिश हैं। और इसके बाद दूसरी पंक्ति जो होगी उस पंक्ति में हम R के गुणांक लिखेंगे। R के गुणांक, R में I J K के गुणांक जो है 1 1 माइनस 1 1 है और तीसरी पंक्ति में F में I J K के गुणांक जो है 5 3 माइनस 5 गिन लेंगे। अब हम इसको पहले देख चुके हैं सॉल्व करने के लिए। जब हमें I के सापेक्ष विस्तार करना होता है तो हम क्या करते हैं, I लिखेंगे और पहली पंक्ति के पहला स्तंभ जो है, पहला स्तंभ में 1 5 है, इनको हम छोड़ लेंगे और J और K के नीचे जो संख्या है उनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। J से K में जाएंगे तो -1 -5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया और माइनस साइन लगा के 3 इंटू 1। फिर माइनस, यदि हमने माइनस J ले रहे हैं तो हम I से K में गुणा करेंगे, यदि प्लस J लेंगे तो K से I में गुणा करेंगे। यहाँ पर माइनस J लिया हुआ है तो माइनस J का नीचे वाली संख्याओं को हम बिल्कुल छोड़ देंगे, इनको टच नहीं करेंगे। अब I से हम K में गुणा करेंगे, क्योंकि माइनस J लिया है इसलिए हम I से K में गुणा कर रहे हैं। तो 1 से -5 और 5 से 1 क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसी वक्त K के लिए हम बात करेंगे 1 इंटू 3 -5 इंटू -1 और इस प्रकार जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2I प्लस 10J प्लस 8K न्यूटन मीटर। इस प्रकार ये सवाल हम ज्ञात कर सकते हैं। बलाघूर्ण के दैनिक जीवन में बहुत अधिक उदाहरण देखने को मिलते हैं और इसमें सभी उदाहरणों में मुख्य बात जो है वो ये है कि हम बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी यदि बढ़ा दें तो बलाघूर्ण का मान बढ़ जाएगा और हम आसानी से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे पेंचकस की सहायता से जब हम स्क्रू को खोलते हैं तो आपने देखा होगा पेंचकस का जो हत्था होता है, जहां पेंचकस को पकड़ के घुमाते हैं, वो थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। साथ ही पेंचकस की लंबाई भी हम अधिक कर देते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी क्रिया रेखा से बल की क्रिया से लंबवत दूरी बढ़ जाती है और इससे बलाघूर्ण का मान बढ़ेगा और पेंच आसानी से घूम सकता है। आपने यदि हाथ से गेहूं पीसने की या दाल को अलग अलग करने की चक्की देखी होगी जो पत्थर की बनी होती है, उसमें जो जहाँ से पकड़कर हम चक्की को चलाते हैं उसमें जो हत्था होता है वो थोड़ा सा परिधि के पास बनाते हैं, बीचों बीच नहीं बनाते हैं, परिधि के पास बनाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से बल की क्रिया रेखा की लंबवत अक्ष दूरी बढ़ती है, बलाघूर्ण का मान बढ़ता है और चक्की को घुमाना आसान हो जाता है। इसी प्रकार आपने हैंडपंप जो देखा हुआ है, हैंडपंप का जो हत्था होता है जिसको पकड़कर हम चलाते हैं और पानी निकलता है, तो यदि
उसको हम बहुत छोटा कर दें, या हैंडपम्प को बिल्कुल हम आगे से जहाँ पर वो कसा हुआ रहता है उस पास में से यदि हम चलाना चाहें तो हमें बहुत अधिक बल लगता है। और हैंडपम्प के हत्थे को लंबा होने से क्या होता है, उसकी पिस्टन से दूरी अधिक हो जाती है, अर्थात बल की क्रिया रेखा की अक्ष लंबा दूरी बढ़ जाती है, बलागुण का मान बढ़ जाता है और हमें आसानी होती है चलाने में। इसी प्रकार पानी की सहायता से हम किसी नेट को खोलते हैं, रेंच होते हैं, उसमें भी यही सिद्धांत लागू होता है। अब देखते हैं हम एंगुलर मोमेंटम। जिस प्रकार रेखीय संवेग की हम बात करते हैं रैखिक गति में, तो घूर्णी गति में हम कोणीय संवेग की बात करते हैं। वास्तव में कोणीय संवेग घूर्णी गति में और स्थानांतरी गति में रेखीय संवेग है। तो जब हम कोणीय संवेग निकालेंगे तो उसकी परिभाषा हम इस प्रकार देते हैं कि किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। सीधा सा अर्थ है कि किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी कण के रेखीय संवेग का आघूर्ण ही उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसे वेक्टर एल से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा अक्ष से कण की लंबवत दूरी। यदि कोणीय संवेग p है, अक्ष से लंबवत दूरी r है, तो p क्रॉस r या r क्रॉस p हमें एक प्राप्त होता है। इसका मात्रक जो है वो मात्रक हमें मिलेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और विमीय सूत्र m(l)2 t⁻⁻1। ये इनके मात्रा को विमीय सूत्र हमने ज्ञात कर लिए। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म और देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म ऑफ एन एंगुलर मोमेंटम। डायग्राम आपका लगभग वही रहेगा। इसमें 3 अक्ष ले ली, एक्स वाई जेड, मूल बिंदु O है, इससे r दूरी पर बिंदु P है। बिंदु P पर रेखीय संवेग की दिशा वेक्टर p स्मॉल p है और ON जो है इसकी लंबवत दूरी है, घूर्णन अक्ष से इसकी क्रिया रेखा की लंबवत दूरी है। आप हमेशा चित्र याद रखें, चित्र के आधार पर आप इसका और जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इसी चित्र के आधार पर आप हम देखते हैं क्या लिखना है हमें। एम द्रव्यमान का एक कण P है जिसका मूल बिंदु O के सापेक्ष से R है और कण का रेखीय संवेग P है। कण का O के सापेक्ष कोणीय संवेग निकालना है, तो रेखीय संवेग गुणा अक्ष से कण की लंबवत दूरी, तो L बराबर P क्रॉस N। यदि R और P के बीच का कोण फाई हो तो समकोण त्रिभुज ONP यदि हम ले लें, समकोण त्रिभुज ONP में साइन फाई बराबर ON/OP या ON बराबर OP साइन फाई, और OP की वैल्यू हमें पता है R के बराबर है, तो ON बराबर R साइन फाई। ये मान हम इसमें रखेंगे तो L बराबर हो जाएगा P क्रॉस R साइन फाई। इसको हम R क्रॉस P के रूप में यदि लिखें तो वेक्टर R क्रॉस P बराबर RP साइन फाई या PR साइन फाई। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाएगा वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। इस प्रकार जो कोणीय संवेग है वो वेक्टर R और P के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात रेखीय संवेग और घूर्णन से लंबवत दूरी के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि हम P बराबर, हम जानते हैं रेखीय संवेग P बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, तो यदि हम द्रव्यमान गुणा वेग P इक्वल टू mv रखें तो L इक्वल टू R क्रॉस mv मिल जाएगा, या m चूंकि कांस्टेंट होता है इसको हम बाहर कर लें तो m R क्रॉस v, ये भी एक कोणीय संवेग का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसको हम दो L इक्वल टू R क्रॉस P या L इक्वल टू m R क्रॉस v। इसकी दिशा जो है R और P के सम्मिलित तल के लंबवत घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, अर्थात कोणीय संवेग की दिशा जो होगी Z अक्ष के अनुदिश होगी, यहाँ पर Z अक्ष के अनुदिश होगी, क्योंकि ये Z अक्ष जो है R और P के दोनों के लंबवत है। अब हम रिलेशन देख लेते हैं कोणीय संवेग और बलागुण में क्या रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। हमने जो भी संबंध पढ़ा है उस संबंध का उपयोग करेंगे हम। कोई एक कण है,
स्थिति सदिश R है जो घूर्णी गति कर रहा है, और कण का कोणीय संवेग जो होता है वो L बराबर R क्रॉस P। यहाँ हम इस संबंध का सीधा उपयोग कर रहे हैं, वेक्टर L इक्वल टू R क्रॉस P, जहाँ P कण का रैखिक संवेग है। अब हम दोनों पक्षों का समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर समय के सापेक्ष अर्थात d/dt, तीनों स्थानों में d/dt निकालें हम, तो d/dt L वेक्टर इक्वल टू d/dt R क्रॉस P। जब R क्रॉस P का हम करेंगे तो पहले R का करेंगे, P एज इट इज रहेगा, दूसरी बार हम P का करेंगे, R को छोड़ देंगे। तो d/dt R क्रॉस P का जब अवकलन किया हमने तो dr/dt क्रॉस P, अब वेक्टर लगा रहेगा, वेक्टर R पे वेक्टर लगेगा, P पे वेक्टर लगेगा, वेक्टर साइन नहीं हटेगा, तो dr वेक्टर अपॉन dt क्रॉस P वेक्टर, क्रॉस का चिन्ह आपको लगाना है यहाँ पे, इसको हम हटा नहीं सकते, प्लस R क्रॉस dp अपॉन dt। अब हम जानते हैं कि जो dr अपॉन dt विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग के बराबर होता है, कण का रेखीय वेग, तो ये v के बराबर होगा, तथा dp अपॉन dt संवेग में परिवर्तन की दर बल F के बराबर होता है। ये न्यूटन गति का द्वितीय नियम है कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। तो यहाँ पे dp अपॉन dt बल F के बराबर हो जाएगा और dr अपॉन dt v के बराबर हो जाएगा। ये मान हम रख देते हैं, तो dl अपॉन dt जो मिलेगा v क्रॉस p प्लस r क्रॉस f। अब p जो है संवेग है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, ये मान इसमें हम रख दें, वेक्टर v क्रॉस m v वेक्टर प्लस r क्रॉस f। यहाँ हम देख रहे हैं कि v क्रॉस v हो रहा है, यदि m को बाहर ले लें तो राइट हैंड साइड में m v क्रॉस v प्लस r क्रॉस f, और हम जानते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल उसी सदिश का उसी से सदिश गुणनफल शून्य होता है, तो v क्रॉस v 0 हो जाएगा, तो v क्रॉस v 0 रखने पर हमें मिलेगा dl अपॉन dt r क्रॉस f। परंतु r क्रॉस f अभी हमने ज्ञात कर चुके हैं कि ये टाउ के बराबर होता है, बल आघूर्ण टाउ के बराबर होता है, तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू वेक्टर टाउ या टाउ इक्वल टू dl अपॉन dt। तो हम ये कह सकते हैं कि बल आघूर्ण कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात बल आघूर्ण कोणीय संवेग में परिवर्तन दर के बराबर होता है, यही अभीष्ट संबंध है। अब एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं हम, बल युग्म। कि जब किसी भी वस्तु पर हम समान परिमाण के दो बल लेकिन विपरीत दिशाओं में लगाए जाते हैं, तब उनकी क्रिया रेखाएं, साथ ही उनकी क्रिया रेखाएं भी भिन्न भिन्न हो, तो इन बलों के प्रभाव से जो पिंड है या वस्तु घूमने लगती है, इसे ही हम बल युग्म कहते हैं। इस प्रकार दो बल जो हैं वो बल युग्म का निर्माण करते हैं। जब बल युग्म की बात करेंगे तो वहाँ पर दो बल होंगे जो बल युग्म का निर्माण करेंगे। इनके लिए आवश्यक है कि दोनों बलों के परिमाण बराबर हों, दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हों और बलों की क्रिया रेखाएं भी अलग अलग हों, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो दोनों बल एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, उसके प्रभाव से वस्तु पर घूमेगी नहीं। बल युग्म के बहुत अच्छे दैनिक जीवन उदाहरण हैं जो हमें देखने मिलते हैं। जैसे हम अपने पेन का ढक्कन खोलते हैं, शीशी का ढक्कन खोलें, नल की जो टैप होती है टोंटी उसको खोलें, ताले को चाबी से खोलें या बंद करें, तो ये सब जब हम ऐसा करते हैं तो हम उंगलियों से एक बल युग्म लगाते हैं जिससे वो वस्तु घूमने लगती है। हम पेन या पेंसिल को अपने हथेलियों के बीच रखें और उनको आगे पीछे हथेली को रगड़ें तो वो पेन या पेंसिल आगे पीछे घूमने लगता है। जब हम साइकिल चलाते समय या मोटर साइकिल चलाते समय हम मोड़ते हैं तो हैंडल पर हम दोनों हाथों से बल युग्म लगाते हैं। आपने दही बिलोने वाली मथनी को देखा होगा, उसमें रस्सी लिपटी रहती है और रस्सी के दो सिरे होते हैं, उन्हें हम हाथ से पकड़कर खींचते हैं तो एक हाथ आगे आता है तो दूसरा हाथ पीछे जाता है। तो इस प्रकार उस पर भी बल युग्म काम करता है जिससे मथनी जो है घूमने लगती है। अब हम देखते हैं मूवमेंट ऑफ कपल, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म के द्वारा किसी वस्तु को घुमाने की प्रवृत्ति को बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। मान लीजिए एक छड़ AB है जिसके सिरे A और B पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। दोनों बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जिसके कारण जो छड़ है घूमने लगती है।
अब आप चित्र को देख लें, ये ए बी छड़ है, दो बल्ब एफ और एफ नीचे की ओर काम कर रहे हैं, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर, दोनों बल्ब बराबर हैं परंतु विपरीत दिशा में हैं। तो ये बलून काम कर रहे हैं जिसका छड़ घूमने लगेगी। यदि छड़ बिंदु ओ के पर तक घूमती हो तो सिरे ए पर लगे बल एफ का बिंदु ओ के परता आघूर्ण, सिरे ए पर जो बल एफ लगा है उसके परता, उस बल एफ का बिंदु ओ के परता आघूर्ण क्या होगा, एफ गुणा ओ ए अर्थात ओ ए किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त। और बी सिरे पर जो बल लगा है एफ, उसके कारण बिंदु ओ के परता आघूर्ण एफ गुणा ओ बी, ये दक्षिणावर्त, ये भी वामावर्त होगा, ये भी घड़ी की चलने की दिशा में काम कर रहा है। तो दोनों बलों का बलयुग का आघूर्ण जो होगा वो दोनों का हम ऐड कर देंगे, टाउ बराबर एफ क्रॉस ओ ए एफ क्रॉस ओ बी। यदि हम एफ कॉमन ले लें तो ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा, तो एफ ओ ए प्लस ओ बी मिल जाएगा ए बी, तो एफ इंटू ए बी मिल जाएगा। तो इसका बलयुग का जो आघूर्ण है वो है एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, या एक बल गुणा बलयुग की भुजा। यदि ये बलयुग की भुजा को हम डी मान लें तो बलयुग का आघूर्ण टाउ बराबर एफ इंटू डी होगा। इसका मात्रक भी न्यूटन इंटू मीटर है और मिमी सूत्र ml/t-2 है, यह एक सदिश राशि है। बलयुग के आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक कम होगा जब बलयुग के प्रभाव से कोई वस्तु वामावर्त दिशा में घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो धनात्मक, और जब क्लॉकवाइज दिशा में घूमे तो वो ऋणात्मक होता है। एक सवाल हम देख लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी बलयुग का आघूर्ण उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है जिसके परता आघूर्ण लिया गया है। अर्थात जिस बिंदु के परता आघूर्ण हम ले रहे हैं उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं कर रहा है वो कहाँ पर स्थित है। मान लीजिए आप पहले चित्र को देख लें, ए बी एक वस्तु है, इस वस्तु पर दो बल समान परिमाण के काम कर रहे हैं लेकिन विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं। सदिश ले रखा है हमने, तो ए पर माइनस एफ ले रखा है, बी पर प्लस एफ ले रखा है, और एक बिंदु ओ के सापेक्ष इनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 और R2 है। तो हमने क्या लिखा, क्या है यहाँ पे, मान लीजिए किसी दृढ़ पिंड के बिंदु ए और बी पर समान परिमाण के दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। मूल बिंदु ओ के सापेक्ष ए और बी की स्थिति सदिश R1 R2 है। ठीक है, तो अब इस स्थिति में हम बलयुग का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। जब बलयुग का आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो दोनों बलों के आघूर्णों का योग होगा वो। तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर R1 क्रॉस माइनस एफ, क्योंकि R1 क्योंकि नीचे की ओर माइनस एफ काम कर रहा है, और प्लस R2 क्रॉस एफ, क्योंकि यहाँ पे हम सदिश ले रखा है इसलिए माइनस एफ प्लस एफ लेंगे हम। R2 क्रॉस एफ माइनस R1 क्रॉस एफ, एफ कॉमन लेंगे तो R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 ये होगा ए वेक्टर ए बी के बराबर, अर्थात ए बी क्रॉस एफ मिलेगा। यहाँ पे R2 माइनस R1 ए बी के बराबर कैसे मिला, ये हम ज्ञात करेंगे सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। तो वहाँ पर R2 माइनस R1 जो होगा वेक्टर ए बी के बराबर होगा, तो ए बी क्रॉस एफ, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी ओ नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि किसी बलयुग का आघूर्ण उस बिंदु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है जिसके परता आघूर्ण लिया जाता है, और इसकी जो दिशा होगी टाउ की दिशा ए बी और एफ के सम्मिलित तल के लंबवत घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो इस प्रकार आज हमने बल आघूर्ण क्या है, उसके उदाहरण क्या है, उसका सदिश रूप क्या है, साथ ही कोणीय संवेग की परिभाषा, सदिश रूप तथा कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में क्या संबंध होता है, एवं बलयुग किसे कहते हैं, और उस पर आधारित हमने एक प्रश्न को भी यहाँ पर हल किया। आशा है आप इस वीडियो से अवश्य लाभान्वित होंगे और आपको छोटी छोटी बातें जो है समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में इसके आगे के टॉपिक लेकर हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए